डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में और प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो हमने ऑलरेडी इकोसिस्टम के अंदर इसके अंदर हमने वेरियस बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनमें यानी कि जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, विच आर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। मैंने ये बोला था कि इकोसिस्टम इज द segment of nature where the organisms interact with each other and with their environment। अब organisms की environment में क्या आता है? तो किसी भी organism की environment में all the living things जो उनके सराउंडिंग में होंगी वो उनके क्या हो जाएंगे? बायोटिक फैक्टर्स। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी दे आर कॉल्ड एज एबायोटिक फैक्टर्स। उनको हम एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर लेंगे। तो एबायोटिक फैक्टर आगे 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स जो एबायोटिक फैक्टर्स की आती हैं, उसमें एक चीज तो आ जाती है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। एबायोटिक फैक्टर्स आगे 3 कैटेगरीज हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, और ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं इनके अंदर जैसे वेरियस काइंड के मिनरल्स हैं, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये अलग अलग तरह के कार्बन, देन नाइट्रोजन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, ये अलग अलग तरह के मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड है, फास्फोरस है, वाटर है, फास्फोरस, वाटर, ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि वन ऑफ दी एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जो कि ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं विद इन द इकोसिस्टम। दूसरे हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में डेड ऑर्गेनिक मैटर आ जाती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द इकोसिस्टम। जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फीकल मैटर या बेस मटेरियल्स रिलीज होते हैं, तो उनके ऊपर डीकंपोजर्स एक्ट करके जो डेड एंड डिकेइंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होती है उसको सिंपलर वन में चेंज करवाते हैं। यानी जो उस इकोसिस्टम में ग्रो कर रहे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल करवाते हैं वो। तो इनके अंदर क्या आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या कुछ आता है? तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनके अंदर आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, ये आ जाएंगे। देन लिपिड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स, ये आ जाएंगे। और प्रोटीन्स आ जाएंगी, ह्यूमिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे, प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो ये वेरियस काइंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर नीडेड फॉर दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड थर्ड और लास्ट टाइप के जो हमारे पास नॉन लिविंग यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं इकोसिस्टम में, वो कौन से हैं? तो वो हैं इन्वायरमेंटल
या क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर्स, ठीक है, क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर्स। तो वेरियस क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर्स में हम किसकी बात करते हैं? तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। तो उसमें फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, लाइक लाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, ये वेरियस काइंड के क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। यानी टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, देन लाइट है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी देख सकते हो, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, देन विंड। और इडेफिक फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स विच आर लिंक्ड विद सॉइल। इसके बारे में ऑलरेडी आप सॉइल प्रोफाइल के अंदर में डिटेल में पढ़ चुके हो। तो किस तरह की सॉइल है जहां पे जो है ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं, उस सॉइल की पीएच कैसी है, वहां की टोपोग्राफी यानी सरफेस बिहेवियर जो है वो कैसा है, सरफेस प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसके अंदर अवेलेबल वाटर जो है वो कितना है, उसकी पीएच कैसी है सॉइल की। तो ये सारी चीजें यानी सॉइल से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज इडेफिक फैक्टर्स। तो देयर आर 3 different types of abiotic components in an ecosystem: inorganic materials, organic compounds and climatic and edaphic factors। तो इसके साथ हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात की। अब इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट आता है कि किसी इकोसिस्टम के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, basic requirements of the ecosystem। Basic requirement of the ecosystem। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो एक तो रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेनिंग के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए, ठीक है, कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नंबर 1, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और वो मेनली क्या है? मेन अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ये मेन चाहिए। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स जिनको हम बोल देते हैं। तो इसमें प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। थर्ड चाहिए इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए माइक्रो कंज्यूमर और डीकंपोजर्स, कि जब डेथ होगी या वेस्ट मटेरियल रिलीज होंगे फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स तो उनको क्या करना? डीकंपोज ऑफ करना, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती रहे, ठीक है। तो क्या चाहिए? डीकंपोजर्स, बैक्टीरिया, क्या हो सकते हैं डीकंपोजर? बैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड के, फंजाई, ठीक है, ये हो सकते हैं। और लास्ट है ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, ए सोर्स ऑफ continuous supply of energy,
अब ये क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है सन। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो वो सन है हमारे लिए। तो ये कुल मिला के जो है 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के सस्टेन होने के लिए, सेल्फ सस्टेनिंग के लिए हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये तो स्ट्रक्चर की बात होगी। अब बात करते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। फंक्शनल aspects of an ecosystem। किसी भी इकोसिस्टम के जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं वो 4 डिफरेंट काइंड के हैं। इसमें है प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। सेकंड वन इज decomposition। Then the third one is एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो होना। तो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। और लास्ट में है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आफ्टर देयर डेथ उन न्यूट्रिएंट्स का फिर से इकोसिस्टम के आना, इकोसिस्टम के अंदर रिलीज होना बाय द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ डीकंपोजर्स। और फिर ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, यानी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड और फिजिकल और बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, यानी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बीच में कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स का जो है वो क्या होते रहना, सर्कुलेट करते रहना। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये भी जरूरी है, तो ये भी एक की फंक्शनल एस्पेक्ट है। तो 4 मेजर या की फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के। तो उसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, देन डीकंपोजिशन, देन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल, देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स। अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहले व्हाट इज प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। प्रोडक्टिविटी एक एक करके आप बात करेंगे इन सब की। प्रोडक्टिविटी तो क्या होती है प्रोडक्टिविटी? द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड और स्टोर्ड। 3 बातें मैं बोल रहा हूं। किसी इकोसिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी either produced or obtained or stored by a particular trophic level per unit area in a unit time, per unit area in a unit time। और आप कह सकते हो कि rate of biomass production in an ecosystem is called as productivity। ठीक है, क्या मैंने बोला है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन कौन सी एनर्जी? फूड एनर्जी, जो हमें फूड से मिल रही है। तो अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी
आइदर प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड, या तो खुद बनाई या बाहर से ली, ऑब्टेन्ड और स्टोर्ड in a particular area, in an unit area in unit time. ठीक है, पर यूनिट एरिया इन ए यूनिट टाइम. ठीक है, पर यूनिट एरिया अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड और स्टोर्ड by a trophic level, per unit area in a unit time. ठीक है, किसी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जितनी फूड एनर्जी प्रोड्यूस हुई या ऑब्टेन हुई या स्टोर हुई पर यूनिट एरिया इन ए यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. और करके क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, तो इसकी यूनिट्स होती हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ठीक है, ये इसकी यूनिट्स होती हैं यानी प्रोडक्टिविटी की. अब आते हैं कि ये जो प्रोडक्टिविटी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, वैसे तो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम वेरी करती है, सभी इकोसिस्टम की एक जैसी नहीं है. जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है होल ऑफ द बायोस्फीयर की, पूरे बायोस्फीयर की, वो 170 बिलियन टन है. बायोस्फीयर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 170 बिलियन टन्स. ये क्या है, ये है टोटल बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी. ठीक है, अब हाईएस्ट अगर हम देखें तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो कोरल रीफ की है. कोरल रीफ जो कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इज ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम. और कितनी है ये, तो ये है 2500 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ये हाईएस्ट है कोरल रीफ की, जितने भी इकोसिस्टम हैं उन सब में, और ये एक इक्वेटिक इकोसिस्टम है. जहां तक सेकंड नंबर पे बात है, या हम बात करेंगे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, they have productivity equal to 2200 grams per meter square per year. ये इनकी होती है. लोएस्ट जो है, सबसे कम जो होती है, वो है डेजर्ट बायोम की या इकोसिस्टम की. डेजर्ट की इक्वल टू 90 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ये इतनी सिर्फ तो लोएस्ट है डेजर्ट की, हाईएस्ट है कोरल रीफ की
जो कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है। जहां तक लैंड इकोसिस्टम की बात है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं इनकी हाईएस्ट होती है। प्रोडक्टिविटी के बेसिस के ऊपर हम जज कर सकते हैं कि कितनी डेंस जो है पॉपुलेशन है या कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स कितने हैं जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम या बायोम के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं कि स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म is known as production biology, production ecology. Production of biomass by living organism, इसकी स्टडी को स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय लिविंग things is called as production ecology. Production ecology. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स। मेजर टाइप्स 2 हैं वैसे तो एक आती है, 2 टाइप्स हैं इसकी। एक आती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है प्रोडक्टिविटी एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्रीन प्लांट्स जितनी जो है फूड एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्टिविटी एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। ये आगे 2 किस्म की हो जाती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GPP बोलेंगे, और दूसरी आ जाएगी NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी इकोसिस्टम के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड which is formed by the producers through the process of photosynthesis per unit area per unit time। किसी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक यूनिट एरिया के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड जो है वो सिंथेसाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज gross primary productivity। तो it refers to the total photosynthesis which is performed by the producers of the ecosystem। तो हम क्या बोलेंगे? gross primary productivity, it is the amount of organic matter synthesized by green plants or producers by the process of photosynthesis per unit area पर यूनिट टाइम, ठीक है, और इन ए यूनिट एरिया इन ए यूनिट टाइम। और इसको जो है हम ये कहेंगे कि ये डिपेंड करती है कई चीजों के ऊपर। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कई चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो कैपेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस
ऑफ प्रोड्यूसर्स के ऊपर, एक तो इस बात पे, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, जैसे सनलाइट है, सनलाइट देन सनलाइट में फिर ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, प्रॉपर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के ऊपर भी, फिर विंड, इसके ऊपर भी। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। देखो, ग्रीन प्लांट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल या फूड एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये जो अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी सिंथेसाइज होती है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम बाय द प्रोड्यूसर, इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन किसी भी इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स, यानी ये प्रोड्यूसर्स की ही अगर मैं बात कर लूं, तो ये रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो ड्यू टू रेस्पिरेशन एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, तो लॉस होगा एनर्जी का, बनेगी नहीं। दूसरा क्या होगा, ड्यूरिंग डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन प्रोसेस के दौरान भी एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से यानी जीपीपी में से जो एनर्जी सिंथेसाइज हुई बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें से एनर्जी का जो लॉस हुआ बाय रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड डीकंपोजिशन, उसको अगर माइनस कर दें, यानी उसको डिलीट कर दें, तो हमारे पास जो आ गया वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि Pn, इसको प्रोडक्टिविटी नेट, एन का मतलब नेट, Pn इज इक्वल टू Pg यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R मीन्स एनर्जी विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ये हम जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अगला है, अच्छा, ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये इंक्रीज करती जाती है फ्रॉम पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटर। जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो अर्थ के ऊपर ये जो है डिफरेंट रीजन जो हैं, इकोसिस्टम जो हैं, उनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। कहने का मतलब पोलर रीजन्स के ऊपर ये लोएस्ट होगी और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये हाईएस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देखो जैसे बात की थी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, ये प्रोड्यूसर लेवल पे है, और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है इट रेफर्स टू द प्रोडक्टिविटी एट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इट रेफर्स टू द प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल, वो प्रोड्यूसर लेवल पे है, ये कंज्यूमर लेवल पे। ठीक है, तो क्या होती है ये, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी। वो क्या थी, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड एनर्जी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या था
कि इट रेफर्स और इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेट करना मतलब इकट्ठा करना, स्टोर करना। इट रेफर्स टू द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स। ठीक है, इट रेफर्स और इट इंडिकेट्स द एसिमिलेशन और स्टोरेज ऑफ फूड एनर्जी एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर। एंड इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक होती है प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है, उसकी भी वही दो टाइप्स हैं, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये इसकी दो टाइप्स आ गए। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द अमाउंट ऑफ फूड आफ्टर डाइजेशन, जो फूड हमारे पास होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है, तो अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल की क्यों बात हो रही है? क्योंकि हम बात कंज्यूमर की कर रहे हैं, इसलिए प्लांट्स की तो यहां कोई बात नहीं है। तो अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल and is calculated as total ingested food minus food material। ठीक है, total ingested food minus ingested material। यानी इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन कितने फूड की हुई, हमने कितना फूड जो है वो इंजेस्ट किया, खाया, उसमें से माइनस कर देंगे हम किसको? जो हमने फीकल मैटर की फॉर्म में, जिसकी इजेशन की, जो डिफिकेशन के जरिए हमारी बॉडी से रिलीज हो गया, फीकल मैटर के जरिए रिलीज हो गया, तो उसको माइनस कर देंगे इंजेस्टेड फूड वैल्यू में से। तो हमारे पास जो बाकी फिगर आ गई वो क्या है? दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इनटू द ब्लड और इनटू द लिम्फ। और इसको कैलकुलेट करते हैं हम कैसे? तो टोटल इंजेस्टेड फूड में से माइनस कर देते हैं इजेस्टेड मटेरियल को। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि इट इज द रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय द कंज्यूमर, rate of resynthesis of organic food by the consumers। ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है। कैटरपिलर के केस में ये 14.5% है, डियर के केस में ये 18% है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, यानी जब हमने एलिमेंट्री कैनाल में से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया इनटू ब्लड और लिम्फ, तो उस एब्जॉर्ब्ड फूड को आगे हम क्या करते हैं? उस एब्जॉर्ब्ड फूड से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट एरियाज में वो एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो यूटिलाइज होता है। तो उससे हमारी बॉडी के फ्लैश की फॉर्मेशन होती है, मीट बनता है, बाकी एरियाज बनते हैं हमारी बॉडी के। तो ये जो रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड है बाय द कंज्यूमर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और ये वेरी करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। जैसे मैंने बोला, कैटरपिलर जो एक लार्वा है सिल्क वॉर्म का, उसमें जो है ये कितनी है? 14.5%, जबकि 18% ये डियर के लिए है। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट हमारे पास टाइप आती है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। कम्युनिटी थर्ड टाइप, सेकंड ये थी, ये सेकंड टाइप थी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और थर्ड है हमारे पास कम्युनिटी, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या होती है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी? इट इज द रेट ऑफ net synthesis of organic matter or biomass by a community as a whole।
per unit area per unit time. Rate of synthesis of organic matter or biomass by the community per unit area per unit time. इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी. तो ये कुल मिला के हमने बात की है प्रोडक्टिविटी के बारे में. आगे फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है डीकम्पोजिशन का आ जाएगा, तो उसके बारे में फिर आगे बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.